हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है आप लोगों की? और जैसा कि जान रहे हैं कि चुनाव का माहौल जो है ख़त्म हो चुका है। अब कोई ना कोई पेपर तो लगेगा ही, तो लगातार तैयारी करते रहिए। तो एरा वर्ड में आपका स्वागत है। और आप लोगों को बता दें कि जैसा कि हम बार बार तो नहीं कहते हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए, तो स्टार्टिंग में ही आप जैसा जानते हैं कि हमारा भी परिवार बढ़े। हर कोई सोचता है कि जो है आप लोग ही जो है हमारा परिवार हो, और धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें भी थोड़ा सा योगदान आप लोग देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कमेंट के माध्यम से अपना जो है अपनी बात रख सकते हैं। पूरी बात जो है एरावड आप मानी जाती है। जो भी चाहते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री का लेक्चर भी जा रहा है। इधर बीच थोड़ी व्यस्तता के कारण जो है, क्योंकि मेंस का भी पेपर है और आप लोगों का पीसीएस मेंस और इधर जीआईसी का पेपर था, तो इसी वजह से थोड़ी सी मतलब बीच में दिक्कत आई है कि उसके लिए जो है माफ़ी मांगूंगा मैं। और बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नंबर दिया गया है, ये चारों नंबर हैं। आप संपर्क करके किसी भी कोर्स से जो है आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। तो जैसा कि आज आप लोगों को हम बता दें कि ये हमारा पॉलिटी का नया लेक्चर शुरू होने वाला है। अभी तक आपने देखा होगा कि पॉलिटी का जो क्वेश्चन आंसर हमने पूरा करवा दिया आपको। जो भी क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं कि वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जा कर के हमारा क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और आज का जो लेक्चर शुरू हो रहा है ये पॉलिटी थ्योरी का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री का जो है थ्योरी चल रहा है, उसी प्रकार से अब एक सब्जेक्ट और ऐड किया जा रहा है। पॉलिटी की थ्योरी एरावर्ड के द्वारा आप लोगों के लिए दी जा रही है। यह जो है आप देख रहे हैं पॉलिटी का आज डे 1 है। ये थ्योरी की क्लास चलेगी, टोटली थ्योरी बेस होगा, ठीक। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आज से हम संविधान की क्लास शुरू कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि यह क्लास सिविल सर्विसेज और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहे। मतलब जो अगर कोई भी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको भी टारगेट रखते हुए, प्लस उत्तर प्रदेश का बड़ा एग्ज़ाम यूपीपीएससी को भी टारगेट करते हुए यह क्लास लगातार आपको दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं जो है आप लोग इसमें अपना प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे और अपना साथ बनाएंगे, हमारे साथ जो है एक नए सफ़र की तरफ चलेंगे, बढ़ेंगे। तो बाकी हिस्ट्री का लेक्चर आप लोगों को मिल ही रहा है। अब कोशिश ये की जाएगी कि लगातार जो है आप लोगों को हिस्ट्री का भी लेक्चर मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं कि हमारी पॉलिटी की पहली क्लास और किस तरीके से हमारे संविधान का विकास हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले जैसा कि इसमें लिखा गया है कि संवैधानिक इतिहास से किया जाएगा, क्योंकि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ यह में सबसे पहले जानना होगा। यह चित्र बहुत ही मुख्य है। इस क्षेत्र में प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। ये कब आया है? 1773 में आया। अच्छा, उस समय भारत के जो मतलब भारत के नहीं कह सकते, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। बात की जाती है कि चलिए ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया? सबसे बड़ी बात आती है कि क्यों लाया गया। तो आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि हम संविधान का नाम क्यों लेते हैं, कि भाई हमारे देश का अपना एक खुद का लिखित संविधान है। संविधान क्या है? जैसे कि हमारे घर में अपना एक नियम चलता है कि हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे तैयार होना है, और फिर कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है। तो यह एक नियम होता है। खाना कौन बनाएगा? मम्मी बनाएंगी, ठीक है। खाना पैक कौन करेगा? मम्मी पैक करेंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, कितने बजे उठना है। तो ये एक घर का विधान होता है। कहाँ का विधान होता है? अपने एक घर का विधान होता है, ठीक। लेकिन जब किसी भूभाग, एक बड़े भूभाग पर राज करने की बात होती है, शासन करने की बात होती है, तो किसका निर्माण किया जाता है? एक विधान का निर्माण किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? संविधान। मतलब एक नियम कानून,
नियम कानून चलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, नहीं। एक नियमित तौर पे कोई चीज़ हो रही है, उसको क्या कहा जाता है? नियम। अगर हम इसके पृष्ठभूमि की बात करें कि ये कहाँ से शुरू हुआ, तो अगर थोड़ी सी जो है हिस्टोरिकल जो है स्टोरी में जाएं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1757 में एक घटना घटी थी काल कोठरी की। ठीक है, काल कोठरी की घटना घटी थी। ठीक है, अब हुआ क्या इस काल कोठरी में कि मतलब एक छोटे से कमरे में जो यहाँ बंगाल के राजा थे, उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेज थे इन लोगों को क्या किया, इसमें ठूस ठूस के भर दिए। ठीक, अब क्या हुआ कि इसमें कई सारे लोग मर गए। अब वो कौन थे? वो अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों को आया गुस्सा कि अच्छा आपने हमारे आदमियों को मारा, तो अब आया गुस्सा, अब इनसे लड़ाई होगी। क्योंकि यहाँ से एक भागा अंग्रेज, उसका नाम जानते हैं क्या था? उसका नाम था हालवेल। थोड़ा सा इतिहास में लेके चल रहे हैं, उसका नाम था हालवेल। ये भागा, ये भाग करके कहाँ गया? ये आया कंपनी के अधिकारी के पास। ठीक है, और उनको सारी सूचना दी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, अब भाई बहुत बुरा लगा वहाँ के अधिकारियों को। कंपनी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब बुरा लगने में महान जो वहाँ के अधिकारी थे, आप जानते ही कौन थे? क्लाइव। ये बोले अच्छा ठीक है, ऐसा इन्होंने कर दिया है, आइए चलते हैं देखते हैं। इनके पास लगभग 300 या 500 सैनिक रहे होंगे। किसके पास? क्लाइव महोदय के पास। ये 500 सैनिक लेकर के पहुँचे सिराजुद्दौला से लड़ाई करने, और जिसके पास लगभग 20 से 30 हज़ार सैनिक थे। अब 500 मुट्ठी भर सैनिक लेकर के 20,000 सैनिकों को हरा देना अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, क्योंकि क्लाइव एक चालाक लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, जैसा कि इतिहास उसे वर्णित करता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इतिहास ही उसे कहता है। ठीक है, तो उसने जो है अपना दिमाग लगाया, अपना दिमाग ये लगाया कि इसके जो सेनापति थे सिराजुद्दौला के, उसको जो है लालच वालच दे करके और जो है जीत लिया इस युद्ध को। जो प्लासी का युद्ध था, किसने जीत लिया? क्लाइव ने जीत लिया। अब बताओ 500 सैनिक और 20,000 सैनिकों पे क्या थे? मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? जीत लिया। अब शुरू होता है मतलब अंग्रेज़ों का एक वर्चस्व। ठीक है, एक अपना वर्चस्व कायम करना। तो ये पृष्ठभूमि के तौर पे फिर क्लाइव आए। फिर आप जानते हैं कि फिर जो है बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। क्या युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। फिर वहाँ पे जो है इलाहाबाद की संधि वंधि हुई। ये सब भी युद्ध के बारे में जो भी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, और फिर बात चलती है कि ठीक है, अब क्लाइव चले भी गए यहाँ से। ठीक है, अब आए वारेन हेस्टिंग, इनको जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, और फिर एक नियम बनाया गया। अच्छा, ये नियम बनाने का मतलब क्या था? नियम क्यों बनाया गया? क्या मतलब था नियम बनाने का? कोई मतलब था? तो नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि देखो यहाँ पे कंपनी शासन कर रही थी। ठीक है, 3 लोगों को याद रखना, 3 चीज़ों को याद रखना। पहला क्या होता है? विधान, वहाँ ब्रिटेन का जो ब्रिटेन का विधानमंडल था। ठीक है, विधानमंडल। ठीक, दूसरा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अच्छा, तीसरा कौन था? ब्रिटिश क्राउन था, यानी कि राजा रानी वाला खेल। ठीक है, ये 3 लोग थे। कंपनी ने यहाँ पे गदर मचा दिया। अब कंपनी का बड़ा नाम हो गया। कंपनी क्या कर रही है? अब भारत को कंट्रोल करना शुरू कर दे रही है। अब कंपनी को भी तो कंट्रोल करना आवश्यक है, और कंपनी को कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटेन का मंत्रिमंडल, जो वहाँ पे मंत्रीगण हैं। कि भैया अब देखिए, आसान भाषा में अगर समझने की बात करें कि जैसे भारत की मान लो कोई कंपनी हो, मान लो भारत की कोई कंपनी हो, मान लो टाटा कंपनी हो। चलो हम टाटा कंपनी की बात करते हैं। मान लो भारत की ये टाटा कंपनी है, ये जो है चली गई भूटान में। भूटान में इन्होंने क्या किया? अपना शासन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे भूटान को उसने कैप्चर कर लिया। अब टाटा कंपनी का भारत में बड़ा नाम हो गया, लेकिन टाटा कंपनी है कहाँ की? भारत की।
भारत सरकार यानी कि भारत का जो मंत्रिमंडल होगा वो टाटा कंपनी पे क्या करेगी, रोक लगाएगी, यानी कि उस पर अपना मतलब वर्चस्व कायम करने के लिए अपने नियम कानून लागू करेगी कि देखिए ऐसा है कि आप वहाँ पे जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसका मुनाफा हमें भी होना चाहिए। ठीक है, इस पे कंट्रोल स्थापित करने के लिए बनाई गई। तो एक पृष्ठभूमि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि क्या था इन सब चीज़ों को लाना। तो पहला जो नियम आया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उम्मीद कर रहा हूँ कि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तौर पर आप समझ गए होंगे कि इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने का क्या मतलब था, क्या ज़रूरत पड़ी थी। यानी कि कंपनी को टोटली कंट्रोल करना, कहाँ के द्वारा, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के द्वारा। एक नियम, धीरे धीरे नियम क्या होते हैं, बनते हैं। कोई नियम एक दिन में बनकर नहीं तैयार होता, धीरे धीरे बनते हैं। तो इसी प्रकार से कौन आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब जितने भी नियम आते जाएंगे, मैंने एक पृष्ठभूमि आप लोगों को प्रस्तुत कर दिया। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इन सारी चीज़ों को बस पढ़ते हुए मैं आप लोगों को समझाता चला जाऊँगा। आइए देखते हैं हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला पॉइंट क्या कहता है, भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन मतलब कौन कह रहा है, यानी कि ये सब कंट्रोल कौन करेगा, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई देखो कंपनी कोई भी हो है तो किसी देश की, तो इसीलिए भारत, पूरा भारतवर्ष जो है हमारा ब्रिटेन की कॉलोनी कहलाता था। उस समय ब्रिटिश कॉलोनी कहलाता था। ठीक है, तो बंगाल के राज्यपाल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर उसके अधीन कर दिए गए और 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यह सर्वोच्च न्यायालय में गवर्नर जनरल और परिषद से स्वतंत्र था। अच्छा, जब सर्वोच्च न्यायालय के इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इम्पे जी थे ना, याद होगा आप लोगों को, इम्पे जी थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश यहाँ के। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आता है, एक पृष्ठभूमि एक बन चुकी है। दूसरा जो हमारा आता है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1774। अब इसको लाने का क्या मतलब था, ये भी क्वेश्चन होता है। एक कानून तो बना दिए थे, नहीं, अब जो पिछला कानून बना है उसमें थोड़ा सा अपग्रेड करना, सुधार करना, उसके लिए फिर क्या आया, 1774 पिट्स इंडिया एक्ट आया। दोहरी सरकार की व्यवस्था, खूब लूटपाट, ये सब जानते हैं, सब चल पड़ी थी। जो है कहा जाता है कि बड़ा आतंक का काल था वो समय भारत में। ठीक है, दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की गई। कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच भेद किया गया। वाणिज्यिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल और राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की परिषद की शक्ति को 3 सदस्यों तक कम कर दिया गया। भारतीय मामलों में ब्रिटिश सरकार को सीधे नियंत्रण में रखा। भारत में कंपनी क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा जाता था। मद्रास और बम्बई के गवर्नर परिषदें स्थापित की गईं। पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। मतलब जो भी कंपनी जहाँ जहाँ अपना अधिकार रखती थी उसको क्या कहा गया, ब्रिटिश की संपत्ति कहा गया। क्योंकि वो धीरे धीरे एकाएक तो पूरे भारत पे कैप्चर नहीं कर लिए, धीरे धीरे अपना दिमाग लगा लगा करके ये लोग पूरे भारत को कैप्चर कर रहे थे। और जितना कैप्चर कर रहे थे, जितना भी क्षेत्र कैप्चर करते थे ये लोग, वो सारे क्षेत्र किसकी संपत्ति माना जाता था, ब्रिटिश की संपत्ति माना जाता था। देखें, ब्रिटिश के विधानमंडल ने कंपनी के क्षेत्र को अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यानी कि जीत कौन रही है, कंपनी। कोई भी क्षेत्र जीत कौन रही है, कंपनी। लेकिन उस संपत्ति का अधिकार किसके पास जा रहा है, सीधे ब्रिटेन के मंत्रिमंडल को। ठीक है, और ब्रिटेन के मंत्रिमंडल और फिर वहाँ पे जो राजा रानी होते थे उनको मिल जाता था सारे अधिकार। ठीक है, आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बाद फिर अगला कौन सा एक्ट आया। अगला आया हमारा चार्टर्ड अधिनियम 1793। इस अधिनियम ने राज्यपाल को कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार दिया गया। अगले 20 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी को दे दिया गया। देखो, कंपनी यहाँ पे मूलतः व्यापार करने के लिए ही आई थी। ठीक है, वो ज़्यादा टीम टाम ना करे, इससे बेहतर है कि ठीक है आप लोग क्या करो,
20 साल लगातार अभी क्या करें, एक व्यापार के रूप में एकाधिकार ले लो। ठीक है, आप भी खुश हो जाओ। लेकिन यहाँ जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी करोगे वो सब ब्रिटिश शासन के अधिनियम मतलब उसके पास चला जाएगा। सब कुछ, सारी संपत्ति का सारा अधिकार किसके पास होगा? ब्रिटिश शासन के पास होगा। ठीक है, जो वहाँ का राजा होगा, जो वहाँ का मंत्रिमंडल होगा, जो वहाँ का प्रधानमंत्री होगा, जो वहाँ का ब्रिटिश क्राउन होगा। ठीक है, ये सारे अधिकार जो है धीरे धीरे कंपनी से ले लिए जा रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश जो ये कंपनी थी सीधा व्यापार करने के लिए ही आई थी, वो तो राज करने के लिए स्टार्टिंग में आई नहीं थी। जब वो लोग आए तो आप लोग जानते हैं कि पहले वो पुर्तगालियों से, डचों से, फ्रांसीसियों से सबसे युद्ध किए, सबको मार भगाए। फिर इसके बाद तब उन्होंने सोचा कि जो है नहीं, जो है भारत पर अधिकार करके जो है यहाँ पे शासन भी किया जा सकता है। एक क्रमिक विकास हुआ, एक क्रमिक चीज़ें चलती रहीं, एकाएक कुछ नहीं हुआ कि नहीं बस आए 2-4 सालों में उन्होंने पूरा भारत कैप्चर कर लिया, नहीं, एक क्रमिक विकास था। और इसी प्रकार से हमारे संविधान का भी एक क्रमिक विकास चल रहा है। आइए चलते हैं, अगला अधिनियम कौन सा आता है। देखो 20 साल के लिए इनको एकाधिकार तो मिल ही गया। अब अगला अधिनियम देखते हैं। अब 20 साल बाद भैया, 20 साल के लिए तो सब कुछ जो नियम कानून थे बना दिए गए थे। अब देखिए चार्टर्ड अधिनियम 1813। इस अधिनियम में क्या चीज़ें कही गई हैं, आइए देखते हैं। इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी कि अब व्यापार के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, इनके समाप्त किया। धीरे धीरे कंपनी पर टोटली कंट्रोल किया जा रहा है। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के 3 परिषदों को बढ़ी हुई शक्तियाँ दी गईं, लेकिन ब्रिटिश संसद से अधिक नियंत्रण के अधीन थी। ब्रिटिश नियंत्रण अब और पावरफुल सीधा सीधा होता चला जा रहा है। तीनों परिषदें द्वारा बनाए गए सभी नियमों को संसद के समक्ष रखना आवश्यक था। ठीक है, जो भी इनकी परिषद बनाई गई थी उसको जो है कहाँ पे, देखिए तीनों परिषदों जो नियम कानून बनाए जाते थे वो संसद के समक्ष, यानी कहाँ पे संसद, ब्रिटेन के संसद के समक्ष रखना आवश्यक होता था। जो यहाँ पे गवर्नर जनरल होते थे उनको वहाँ पर कोई जो क्या रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी कि हमने क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, आइए अब देखते हैं नया। अब चार्टर अधिनियम 1833। अच्छा, जो पिछला था ना 1813 में, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 1813 में ही जो है इनके एकाधिकार को समाप्त किया गया। ये क्वेश्चन आता है कि कब एकाधिकार को समाप्त किया गया है। तो अगला देखते हैं 1833। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान निर्माण की शुरुआत हुई। इससे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ उसमें निहित थीं। गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उनकी परिषद को भारतीय परिषद कहा गया। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वाणिज्यिक निकाय से प्रशासनिक निकाय में बदल दिया गया। ठीक है, अब ये व्यापारिक कंपनी नहीं रहेगी, अब ये प्रशासन करेगी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, ये इनका नाम जो है बड़ा जो है अच्छे से जाना जाता है क्योंकि ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और सती प्रथा को जानते ही ना, सती प्रथा को रोक लगाने वाले यही थे। और किसके अनुरोध पर इन्होंने यह काम किया था? राजा राम मोहन राय के। ठीक है, इस अधिनियम के तहत बनाए गए सारे अधिनियम कहा गया था, जबकि पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को नियम कहा जाता था। ठीक है, तो 1833 का आ गया। अब आइए देखते हैं अगला हमारा जो है चार्टर अधिनियम क्या आता है। 1853 का आता है। ठीक है, उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी थे। और 53 में ही हमारी सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी, जैसा कि आप लोगों को जो है ज्ञात ही होगा। इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी शक्तियों को अलग किया गया। अब देखो एक नई चीज़ आ रही है, विधायी और कार्यकारी शक्तियों को क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। सिविल सेवा परीक्षा जो होती थी उस प्रणाली को जो है क्या किया जा रहा है? शुरू किया जा रहा है। इस प्रकार सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। ठीक है, पहले भारतीय कौन थे? कमेंट करके बताइएगा, पहले भारतीय कौन थे जो इस सिविल सेवा परीक्षा को जो है पास करने वाले थे? आप लोगों का कमेंट का जो है इंतज़ार रहेगा और कमेंट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, ब्रिटिश संसद को भारत का प्रशासन अपने विवेक से किसी भी समय ब्रिटिश क्राउन को देने का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए गए, जिसमें 4 बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा के स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। आइए देखते हैं अगला अधिनियम क्या आता है। अब हमारी एक जो ज़बरदस्त क्रांति हुई थी, आप जानते हैं
1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश शासन का जो है बड़ी थू-थू हुआ देश मतलब विदेशों में, काफ़ी सारा इन पे जो है प्रेशर भी पड़ा, ठीक कि नहीं वहाँ पे जो है मानवाधिकार का एक प्रकार से जो है आप उल्लंघन कर रहे हैं और लोगों को जो है स्वतंत्रता पूर्वक नहीं जीने दे रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें लागू हुई। तो ब्रिटिश कानून की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सचिव, अब उस समय अब कौन आ गए हैं, कैनिंग आ गए हैं, ठीक है। अब 15 सदस्यीय वाली परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई। उन्हें अपने एजेंट के रूप में अब वायसराय एक नया पद नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल अब क्या कहलाने लगा, जो है वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को और लॉर्ड कैनिंग को जरूर याद रखना, ठीक है। बंगाल अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया। अभी देखना जस्ट इसके 3 साल बाद एक नया कानून और आ जाता है। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यह पहली बार भारत के प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए पेश किया गया। इसमें गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद से नामांकित करके भारतीयों को कानून से काम से जोड़ने के लिए सक्षम बनाया गया। इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया। बॉम्बे और मद्रास की सरकार में निहित थे। इसने गवर्नर जनरल को परिषद में व्यापार से अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई। इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली और वैधानिक मान्यता दी गई। विधायी हस्तांतरण की इस नीति के फलस्वरूप 1837 में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता का दिया गया। ये नियम कानून बनाए गए कब आए, 1861 में। 1857 की क्रांति के बाद बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन धीरे धीरे देखने को मिलता है। और कई सारे हमारे शिक्षित वर्ग भी इसमें, जैसे आप जानते हैं D.K. कर्वे जी जो है, राजा राम मोहन राय इसके पहले जो है इन्होंने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी आए, देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे, ठीक है, सचिंद्र नाथ भी आ गए थे। तो कई हमारे जो शिक्षित वर्ग भी इसमें जो है सम्मिलित होना शुरू हो गए थे। तो अब देखना कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892, देख रहे हैं 61 के बाद सीधा 92। गवर्नर जनरल की परिषद और प्रांतीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि। विधायी कार्य के साथ परिषदों को अब कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा की अनुमति दी गई। विधान परिषद के सदस्य गवर्नर जनरल राज्यपालों द्वारा मनोनीत होते रहे, लेकिन कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदार एसोसिएशन जैसे संगठन की सिफारिश के आधार पर उन्हें नामांकित करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। इस प्रकार उन्हें अधिनियम में विधान परिषद सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के जो है प्रावधान किए गए। 1892 आ गया। अब आप जानते हैं कि 1892 अब धीरे धीरे ये भारतीयों को भी क्या कर रहे हैं, सम्मिलित करना शुरू कर दे रहे हैं। आप जान हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईओहुम के द्वारा जो है बना दिया गया था एक जो है सदस्य, मतलब इसमें एक संगठन बना दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। और इनका जो सम्मेलन होना शुरू हो गया था, ठीक। अब भाई अच्छे अच्छे नियम कानून आ रहे हैं, ठीक है। और अब लोग स्वतंत्रता के लिए अपने जो है एक लड़ाई शुरू कर दिए हैं। आप देखते हैं अगला हमारा क्या आता है, 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर विधान परिषद सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, इनका नाम याद रखना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले। केंद्र में आधिकारिक सदस्य बहुमत में थे, लेकिन प्रांतों में गैर सरकारी नामांकित सदस्य भी शामिल थे। पहली बार यह अधिनियम था जिसमें मुस्लिम समुदाय के अलग प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। यह अधिनियम लाने का सीधा सा मतलब आप जानते हैं कि जब करजन आया तो उसने क्या किया कि 1905 में घोषणा कर दी कि अब बंगाल का विभाजन होगा। और बंगाल का विभाजन का कारण क्या था कि जो है हिंदू और मुस्लिम मतलब एक प्रकार से क्या करना, डिवाइड करना, बांटना। तो आप देख रहे हैं कि अब इसमें मुस्लिम समुदाय को 1906 में आप जानते हैं कि ढाका में जो है आगा खां, सलीमुल्लाह खां, इन सब ने जो है लोगों ने मिल करके जो है एक मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, ठीक है। कांग्रेस के पैरेलल में ही मतलब जो थी ना चल रही थी परिषद, तो इन सदस्यों को मतदान करने की अनुमति दी गई। इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैध कर दिया गया, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदान के पिता के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। अब इसके बाद
इसी में और सुधार करने के लिए भारत सरकार अधिनियम क्या आता है, 1919 आता है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग भली भांति अच्छे से हर चीज़ जानते होंगे। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। प्रांत में द्वैध शासन स्थापित किया गया। प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों केंद्रीय और प्रांतीय में विभाजित किया गया। प्रांतीय विषयों को आगे स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में उपविभाजित किया गया। ठीक है, इसको आप लोग पूरा पढ़िएगा। फिर इसमें जो है जो सदस्य जो नियुक्त किए गए ये देखिए। ठीक है, और 104 निर्वाचित होते थे। दोनों सदनों की शक्तियों को समान रखा गया और मतदान की शक्ति केवल विधानसभा को ही दी गई। ठीक है, इसके बारे में पूरा पढ़िएगा। अब जो हमारा आता है जिसमें लगभग भारत का संविधान भी पूरा शामिल है, जैसे 1935 वाला। ठीक, तो इसमें लगभग 70% भाग हमारे भारतीय संविधान में डायरेक्टली क्या किया गया है, ले लिया गया है। तो इस अधिनियम में प्रांतों और रियायतों को 25 इकाइयों पर विचार करते हुए एक संघीय सरकार निर्धारित की गई। प्रशासनिक विषयों को एक संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। देखिए, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में क्या किया गया, विभाजित किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। इसने प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत की। केंद्र में द्वैध शासन को अपनाया गया। संघीय विषयों में आरक्षित विषयों और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। इस अधिनियम ने 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय की शुरुआत की गई, जिसमें एक विधानसभा और एक विधान परिषद शामिल थी। 6 प्रांत बम्बई, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत थे। ठीक है, तो इनको पढ़िएगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें अब शुरू की गई। अब धीरे धीरे जो है स्वतंत्रता की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। अब भारतीयों को जो है कई सारी चीज़ों में क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। तो एक क्रमिक विकास देख रहे हैं भारतीय संविधान का। अगला क्या आता है, जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम ने भारत को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने वाला एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट। इसने 2 स्वतंत्र प्रभुत्व राज्य बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत में सचिव के कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया। उसके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामले में राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया था। 1946 में गठित संवैधानिक सभा को इसका दोहरा कार्य यानी कि संवैधानिक और विधायी कार्य सौंपा गया। वायसराय का पद टोटली क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। वायसराय भारत और प्रांतीय गवर्नर को संवैधानिक सन्मुख के लिए रूप में नामित किया गया। अब भारत क्या हो जाता है, हमारा स्वतंत्र हो जाता है। अब हमारा भारतीय संविधान बनना शुरू होता है। इसके आगे की कहानी हम लोग कल देखेंगे। तो एक क्रमिक विकास आप लोगों ने धीरे धीरे देखा होगा कि हमारा भारतीय संविधान किस तरीके से बनकर तैयार हुआ। तो ये जो 1919 वाला था, 1919 वाला, 1919 वाला और 1935 वाला, इन दोनों को मिला करके मैक्सिमम सारी चीज़ें और कई सारे देशों से संविधान को मिला करके हमारा एक भारतीय संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया गया। ठीक है, तो एक क्रमिक विकास आप लोगों ने देख लिया। ये PDF स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है इनको पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, और अब आगे की जो कहानी है ये हमारा जो है पॉलिटिकल लेक्चर पर डे जो है आप लोगों को एक वीडियो मिलता रहेगा। बस कोशिश इतनी करना आप लोग कि कमेंट के माध्यम से अपने जो है जो व्यू होंगे अपने वो बताना कि हाँ कैसा वीडियो लगा, कैसा अच्छा लगा। लाइक करना इसलिए क्योंकि भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर देना। कमेंट करना अपने सुझाव के लिए, ठीक है, और शेयर कर देना जिससे कि हमें भी अच्छा लगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बने रहने के लिए। इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। बाकी जो भी हमारा नंबर दिया गया है, नंबर से संपर्क करके आप हमारे किसी भी कोर्सेज़ को ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे जो भी बैचेज चल रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर नए वीडियो नए लेक्चर के साथ आपके सामने अगली बार फिर प्रस्तुत होंगे। कल मिलेंगे। धन्यवाद।